दिव्यांश जोशी जी को, जो हमें विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में बताएंगे और साथ ही अपना व्यक्तिगत अनुभव भी हमारे साथ साझा करेंगे। नमस्ते हम युवाओं के परम मित्र प्रधानमंत्री जी। मैं दिव्यांश जोशी माय भारत वॉलेंटियर दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एंड दीव का रिप्रेजेंटेशन करते हुए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 का हिस्सा बना। माय भारत के इस अवसर ने मेरे जैसे एक आम युवा को देश के सीमावर्ती गांवों में जाने का अवसर दिया, उन गांवों को देखने का अवसर दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके लिए मैं आपका और माय भारत का दिल से धन्यवाद करता हूं। माय भारत के अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, बजट क्वेस्ट, मेंटरशिप प्रोग्राम, वॉलंटियरशिप और भी कई, जिसके माध्यम से देश भर के 2,30,00,000 से अधिक युवाओं को आगे आने का मौका मिला है। यही तो है सच्चा नेशन फर्स्ट का स्पिरिट। प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में 2,86,000 से अधिक युवाओं को देश भर में एक क्विज का आयोजन हुआ और उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और उसी के माध्यम से 403 युवाओं को मौका मिला देश के सीमावर्ती गांवों में, वहां के गांवों में जाकर लोगों से मिलने का, इंटरैक्ट करने का और जुड़ने का। और मुझे यह मौका मिला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के लियो गांव में। हमारी वहां पर 7 दिन अलग अलग दिनचर्या रही। कभी हम वहां के लोकल लोगों के घर जाते, उनसे मुलाकात करते, कभी वहां के बुजुर्ग लोगों से जो बदलाव आए उनको समझते, कभी हमने वहां स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, तो कभी वहां यूथ के लिए करियर काउंसलिंग सेशन किए। प्रधानमंत्री जी, जब वहां ग्राम पंचायत में मैंने महिला सरपंच से उनकी कहानियां सुनी तो ऐसा लगा कि यदि ऐसे प्रेरक प्रयासों की कहानियां पूरा देश सुनेगा तो देश की महिलाएं यह विश्वास लेकर आगे बढ़ेंगी कि वे परिवार और समाज दोनों का नेतृत्व कर सकती हैं। जब मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य सेवाओं की बारीकियां समझी तो मुझे एहसास हुआ कि जब देश के विकसित ऐसे कोने में भी विकसित भारत की रोशनी पहुंच रही है और विद्यालय में विकसित भारत के सपने का विजन देखा, बच्चों की आंखों में जो ललक थी कि देश को समझे और आगे बढ़े, और होम स्टे में एक माँ के हाथ का बना थैंकथुक और मोमोज खाकर यह रियलाइजेशन हुआ कि अपनापन ना किसी भाषा का न किसी राज्य का मोहताज है। सड़क के खतरनाक मोड़ पर बाइक राइडर की मदद करना भले ही एक छोटी घटना हो, पर सीख बहुत बड़ी थी। सेवा ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। प्रधानमंत्री जी, मन की बात में एक बार आपने हम युवाओं को कहा था कि देश के सीमावर्ती गांवों में जाओ, वहां के लोगों से इंटरैक्ट करो और उनकी संस्कृति को अपनाओ। तब मैं आपकी बात अपने परिवार के साथ सुन रहा था और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं माय भारत के माध्यम से आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री जी, आज ही मन की बात में आपने हमारे कारगिल विजय दिवस पर वीर सैलानियों को श्रद्धांजलि दी। उसी भावनाओं को कंटिन्यू रखते हुए जब हमारे माय भारत वॉलेंटियर्स ने भी, जब वे कारगिल वॉर मेमोरियल गए तो वहां पर हमारे देश के वीर सैलानियों को नमन किया। प्रधानमंत्री जी, देश के बुजुर्ग हमारे कहा करते थे पहले कि जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, लेकिन प्रधानमंत्री जी, पिछले 12 वर्षों में अपॉर्चुनिटीज की जो दुनिया आपने रची है, उसने पॉसिबिलिटीज की चादर को इतना लंबा कर दिया है कि अब सपनों को समेटने की जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी, मैं समस्त माय भारत वॉलेंटियर्स की तरफ से आपको यह आश्वासन देता हूं कि जिस विकसित भारत का संकल्प आपने लिया है और हमें दिया है, उसे पूर्ण करने में हम जेनजी तत्पर रहेंगे, क्योंकि जेनजी का मतलब है नेशन बिल्डिंग, जेनजी का मतलब है कैरेक्टर बिल्डिंग, जेनजी का मतलब है सेवा का पर्याय, जेनजी का मतलब है इनोवेशन, अर्थात जेनजी है नेशन फर्स्ट। प्रधानमंत्री जी, हम सभी युवाओं ने वहां पर जो कुछ एक्सपीरियंस किया उसे जर्नलाइज किया और हमने यह डिसाइड किया है कि हम उसे एक कंपाइल्ड एक्सपीरियंस नोट के जरिए आप तक जल्द ही साझा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांश। मान्यवर, शब्दों से जो तस्वीर अभी तक हमारे जहन में बनी थी, अब वक्त है उसे पर्दे पर जीवंत होते देखने का। इसलिए आपकी अनुमति के साथ आइए इस छोटी सी वीडियो के जरिए विकास की उस यात्रा को सजीव रूप में देखें।
पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी सोच के साथ देश आज बॉर्डर एरिया के गांवों के सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास में लगातार लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में ये आह्वान किया था। आप वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही वहाँ कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ भारत के बॉर्डर के गांवों के लोगों के अदम्य साहस, स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना को और प्रगाढ़ करते हुए विकास को तेज गति देने की प्रेरक पहल है विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। माय भारत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवाओं को सीमावर्ती गांवों से जोड़कर उनकी संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली और आकांक्षाओं से परिचित कराना है। 3 से 30 जून 2026 तक 2 चरणों में आयोजित इस कार्यक्रम में ऑनलाइन क्विज के माध्यम से देश भर के 2,76,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। इनमें से चयनित 403 युवा स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण के बाद लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 सीमावर्ती गांवों में भेजा गया। आईटीबीपी के मार्गदर्शन में युवाओं ने सीमा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, योग और नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्थानीय परिवारों के साथ रहकर उन्होंने सीमांत भारत की समृद्ध विरासत को निकट से जाना। ग्राम पंचायतों, किसानों, महिला स्व सहायता समूहों और स्थानीय समुदायों से संवाद के माध्यम से स्वयं सेवकों ने ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता, स्थानीय आजीविका और महिला सशक्तिकरण के सफल मॉडल समझे। वहीं करियर काउंसलिंग ने सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर भविष्य हेतु प्रेरित किया। स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, एक पेड़ वीरों के नाम के तहत वृक्षारोपण और नेशन फर्स्ट चैलेंज के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया। इस यात्रा के दौरान लद्दाख के हानले डार्क स्काई रिजर्व और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का भ्रमण, हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत से परिचय तथा उत्तराखंड में आईटीबीपी जवानों के साथ ट्रैकिंग ने युवाओं को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान किए। कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रमाण पत्र वितरण के साथ हुआ। नमस्कार, माय भारत की वजह से मुझे विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका मिला। Here we saw the school is generating electricity through the solar panel. We are taking a step towards Viksit Bharat through these small steps. And we are really thankful to the ministry who gave us this opportunity. जय हिंद। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम केवल एक अभियान नहीं, बल्कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण और सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास से जोड़ने वाला एक सशक्त मंच है, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। राष्ट्र की तरक्की, युवा शक्ति। जिस क्षण का हम सभी को इंतजार था वो अब आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के वो चुनिंदा युवा साथी जिन्होंने सीमा के उन पहले गांव में जाकर इस कार्यक्रम का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्राप्त किया है, वे आज आपके साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। सर्वप्रथम मेरा अनुरोध है दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव से हमारे साथ जुड़ी हमारी माय भारत वॉलंटियर निकिता सोलंकी जी से कि वे अपना अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साझा करें। नमस्कार झूले माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सोलंकी निकिता प्रवीण, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली दमन और दीव से माय भारत की स्वयं सेविका हूँ सर। केम छो? जी सर। केम छो? सर बहुत मजाમાં, તમે કેમ છો? આપણે એવા ને એવા। सर, मैं आपके समक्ष विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में जो अनुभव साझा किए वो आपके समक्ष और मेरे साथियों के समक्ष रखना चाहूंगी कि सर सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि चारों ओर समंदर से घिरे दीव से मैं एक दिन भारत के दूसरे कोने में बसे हिमाचल प्रदेश पर्वतों के बीच में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सीमावर्ती गांव चांगो विलेज में जाऊं। निकिता, आप करती क्या है? सर मैं एलएलबी की स्टूडेंट हूँ, लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। और इसमें जाने का अवसर कैसे मिला आपको? सर मैंने माय भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद से मुझे मालूम हुआ कि एक आपने जो बताया था उस प्रकार से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम करके है, जहाँ पे
हम युवाओं को वहां पे जुड़ने का और कुछ सीखने का मौका दिया जा रहा है, वो भी क्विज के खातिर। तो मैंने अपनी माई भारत प्लेटफॉर्म खोला, उस पे क्विज दी और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, आपका किस गांव में जाना हुआ और क्या क्या व्यवस्था, उसके पहले कोई ब्रीफिंग हुआ, नहीं हुआ, क्या क्या हुआ? सर मैं यहाँ से रिकांगपियो गई थी सर। रिकांगपियो में हमारा वहाँ पे सब 3 दिन तक मेडिकल चेकअप हुआ, हमें ब्रीफिंग किया कि हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है। फिर सर वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई धार चांगो निचला की ओर सर। और वहाँ पे जाके सर सच बताऊं तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं छोटे से द्वीप से वहाँ सीमावर्ती गांव तक पहुंचूंगी सर। लेकिन मुझे ये अवसर प्रदान हुआ है माय भारत के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। सर मैं बताना चाहूंगी और मेरे साथियों को भी ये बताना चाहूंगी कि एक लड़की होने के नाते सर परिवार से इतने दूर पहाड़ों के बीच इलाकों में मुझे जाने का अवसर मिला सर। ये तो बहुत ही नया सफर था और मेरे लिए चुनौतियों भरा भी। लेकिन सर जब मैं वहां गांव में पहुंची ना सर, तो गांव वालों ने जिस प्रकार से मुझे हग करके स्वागत किया है गले लगा के, मैं एक तरीके से तो भूल ही गई थी कि मैं दीव से आई हूँ वहां पे। और सर मैं वहां पे मेहमान नहीं थी, मैं वहां पे उनके परिवार का एक हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने तो सर मुझे अपनी बेटी मान लिया था। उसके बाद सर मैं कहना चाहूंगी कि मुझे गर्व है हमारे देश की बेटियों पे सर, जो ऐसे कार्यक्रमों में निडर होके भाग ले रही है और यहाँ वहां पे दूर दराज बसे हिमालय के बीच इलाकों तक पहुंच रही है और वहां से नए अनुभवों के साथ वापस लौट रही है। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये बदलाव सड़कों का नहीं लेकिन समाज की सोच का भी हुआ है। और सर बेटियों के लिए अवसर बन रहे हैं और अवसरों पे भरोसा भी किया जा रहा है। और यही हमारे देश की निडर बेटियां सर हमारे नए आने वाले भारत की खूबसूरत पहचान है। निकिता जी, आपको संभवतः पता होगा कि हर दिवाली में अपने फौजी भाइयों से मिलने मैं बॉर्डर पर जाता हूं। ये संयोग है कि साल 2016 में मैं दिवाली पर बॉर्डर किनारे बसे चांगो क्षेत्र में ही गया था। ओ सर निकिता, आप चांगो के जिन गांवों में गई, क्या वहां महिला प्रधानों या जनप्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिला? हाँ सर मिला ना हमें सर। मैं जब चांगो धार का भ्रमण कर रही थी गांव का, तो वहाँ की प्रधान, वहाँ पंचायत के प्रतिनिधि, महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों और बच्चों से सर मैं मिली, उनसे बातचीत की। और जब मैंने महिला प्रधान से सर बातचीत की तो पता चला सर मुझे कि वो घर भी संभाल लेती है, खेती भी संभाल लेती है, वहाँ पे जॉब भी कर लेती है। और उससे सर मुझे एक हिंदी फिल्म का डायलॉग याद आ गया, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है। उनसे जो बातें हुई आपको, क्या कोई कठिनाइयां भी बताती थी क्या, या उनके जीवन की कुछ विशेषताएं हैं जो हमारी तरफ नहीं होती है? ऐसा कुछ आपके ध्यान में आया क्या? हाँ सर, मैं जब यहाँ रिकांगपियो से चांगो के लिए सर गई तो मैंने तो अपनी तैयारी कर रखी थी कि वहाँ पे मैंने देखा था सर रील्स में कि वहाँ पे नेटवर्क्स नहीं होते, वहाँ पे लाइट नहीं आती सर। और जब मैं वहाँ पे निकली सर और मैंने जो रास्ते देखे सर, पर्वत, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों और ढलान वाली जगह पे इतने पक्के रास्ते, तब मैं सोच रही थी। फिर मैंने वहाँ के लोगों से जाके बात की, उनसे पूछा कि ये कैसे है, तो वो बोल रहे थे कि पहले ये सब नहीं था, पहले हमें बहुत तकलीफें होती थी, लेकिन ये सिर्फ संभव हो पाया है हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़कें बनी है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया मुझे, ये भी बताया कि पहले हमारे घर पे ना पीने का पानी नहीं आता था, लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से आज जल जीवन मिशन के तहत हमारे घर पे पीने का पानी मिल रहा है। साथ ही सर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप लोग तो ये सोच के आए थे ना कि यहाँ पे लाइट नहीं होगी, पावर बैंक लेके आए होंगे। तो मैंने बोला कि हाँ, तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पे 24 घंटे बिजली रहती है और नेटवर्क कनेक्टिविटी रहती है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के वजह से आयुष्मान भारत के तहत
हम सभी लोगों का स्वास्थ्य पे भरोसा भी बढ़ा है और हमारा जीवन आसान हुआ है। सर एक बात बोलूं मैं आपसे? हाँ बताइए। सर मैं कहना चाहूंगी कि पहली बार मैंने विकास कहाँ पे देखा पता है आपको? मैंने विकास देखा वहाँ की महिलाएं, बुजुर्गों और हंसते खेलते बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरों में सर, और मैं खुद शॉक हो गई सर। अच्छा, वो लोग आपको क्या सवाल पूछते थे जब आप उनसे बात करते थे? मैं वहाँ पे गई, छोटी आयु के बच्चे होंगे, आपकी बराबरी के होंगे, कुछ महिलाएं, माताएं, बहनें होंगी, वो आपसे क्या जानना चाहती थी? सर वो पूछ रहे थे कि आप लोग यहाँ तक कैसे आए, आप कहाँ पे रहते हो, यहाँ पे तक कैसे पहुंचे, आप आपको कैसे पता चला कि सीमा गांव यहाँ पे है, ऐसे ऐसे ये सब है। तो मैंने बोला उनको कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने माय भारत प्लेटफॉर्म अवसर एक प्रदान किया है, प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके थ्रू हम रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद हमें ये प्रोग्राम में क्विज कंपटीशन के द्वारा आने का मौका दिया गया। हमें तो पता भी नहीं था कि सीमा क्षेत्र में भी हमारे गांव है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की वजह से हमें इस गांव तक आने का मौका मिला और देखने का मौका मिला। सर मैं बताना चाहूंगी कि वो जब मुझे पूछ रहे थे ना कि आप कहाँ पे रहते हो, तो मैं बताती थी कि मैं ना दादरा एंड नगर हवेली, दमन और दीव में रहती हूँ। तो कि वो कैसा दिखता है, तो सर मैं बड़े प्यार से बता दी। वो समुंदर के लिए पूछते होंगे कि समंदर कैसा होता है, क्योंकि आप तो समुद्री तट से गई थी। तो हाँ सर, मैंने उनको बताया। और छोटे छोटे सर बच्चे भी पूछ रहे, दीदी आप कहाँ से हो, कैसा दिखता है आपका गांव? तो मैंने उसको बताया कि हमारे द्वीप पे चारों ओर समंदर है। तो वो बोल रही थी सर मुझसे, मुझे भी ले चलिए ना दीदी, मुझे भी ले चलिए ना दीदी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तुमको भी लेके चलूंगी कभी किसी दिन। अच्छा, आने के बाद उनसे संपर्क रखा है? हाँ सर, मैं आने के बाद ना वहाँ पे जिसने बड़े प्यार से मुझे रखा था ना, शकुंतला मैम और सुभाष सर, उनसे मैं व्हाट्सएप पे बात होती रहती है सर। मैं बताना चाहूंगी चांगो से सर वापस हम रिकांगपियो आए ना, तो आंटी फोन करके पूछती है कि बेटा पहुंच गए, सही है, तबीयत ठीक है, खाना खा लिया? सर मैं तो अपने घर पे फोन लगाना भूल गई थी। फिर एक दिन मेरे पापा ने फोन करके बताया कि निकिता हमको तो भूल ही गई हो लगता है। मैंने बोला कि मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं अपने घर से दूर आई हूँ। अच्छा निकिता जी, आप पहले भी कहीं गई हैं ऐसे अकेले घूमने, अपने तरफ अपनी हिम्मत करके कहीं जाना हुआ, ऐसा कभी हुआ पहले? नहीं सर, ये पहली बार। अच्छा, पहली बार हुआ। तो घर के लोगों को क्या लग रहा है अब? सर यहाँ के जो मैं यहाँ से बाहर निकली ना सर, तब मेरे माता पिता ने मुझे पूछा था कि तुम कैसे जाने वाले हो, मगर सर मैं अकेली सफर करके, यात्रा करके निकली। तब मुझे सर बचपन में जो कविताएं मैंने सुनी थी भारत के बारे में, वो आज मैंने वास्तविक रूप से भारत को महसूस करके जिया है सर। और जब मैं सर वापस घर पे आई ना, तब मेरी मम्मी पापा मुझे क्या पूछ रहे पता है आपको? वो पूछ रहे हैं कि मैंने पूछा कि आप मैं आ गई, अब तो आप खुश होंगे ना? तो वो बोल रहे हमें भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री जी पे कि हमारी बच्चियों को और से और ऊपर तक लेके जाएगी। मैं क्या, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से मैं वहां तक पहुंच पाई हूँ। कभी गांव वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए और आपके पूरे परिवार को बिठाकर गांव वालों से बातचीत कीजिए, क्योंकि आजकल तो वहां भी 4G तो पहुंच ही चुका है। जी जी सर। सर मैं एक बात बोलूं आपसे? हाँ बोलिए, आप तीसरी बार बोल रही हो। सर मैं बताना चाहूंगी कि सर हम जब 7 दिनों तक वहाँ पे रुके ना सर, तो हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे थे सर। और पहली बार जब हम स्वच्छता अभियान के लिए निकले लोगों के साथ, तो हमने वहाँ पे कौन सा गीत गाया पता है सर? साफ सफाई करते करते हम गा रहे हैं, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। और सर ऐसा लग रहा था कि हम अपने घर में गीत गुनगुनाते हुए काम कर रहे हैं। और सर उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं, ये थी सर, हम दूसरे दिन गए बच्चों के साथ खेल कूद करने के लिए सर। हम वॉलीबॉल खेल रहे थे और वहाँ के बच्चों के साथ मिलके सर जो हमने नारे लगाए हैं सर, आप सुनिए जरा। वो नारे ये थे सर, हम शिव शक्ति हैशा, हम युवा शक्ति हैशा, हम जीतने वाले हैशा, हम आदि शक्ति हैशा। सर ये सुन के तो पूरे बॉडी में रोंगटे खड़े हो रहे थे। लग रहा था सर कि जैसे मैं हमारे आज की
जो हमारे मीराबाई का जो प्रोग्राम होने वाला है एथलेटिक्स में, मैं सोच रही हूँ सर कि यही नारे मैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए घर बैठे बैठे लगाऊं। देखिए, हमारे देश में सदियों से एक अच्छी परंपरा रही सामूहिकता की, और सामूहिकता के साथ गीत गाते गाते कामों को करना, और उस काम के साथ गीत भी बना देना, जो इस प्रकार का काम हो उसी का गीत बना देना। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विशेषता रही है। उस सामूहिकता से शक्ति आती थी और गीत गाने से तनाव मुक्त काम होता रहता था। अच्छा निकिता जी, आजकल सोलो ट्रैवलिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है। सोलो ट्रैवलिंग is a way of discovering the world while discovering yourself. एक तरीके से आप लोग भी सोलो गए थे, मगर वापस आते हुए माय भारत ने सबको परिवार बना दिया होगा। आपने पूरी यात्रा अकेले ही की है। ये भारत की बेटियों के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है। हमारी कोशिश है कि हमारा हर युवा, हर बेटी इसी भरोसे और आत्मविश्वास से आगे बढ़े। आइए अब देखते हैं कौन हमारे साथ जुड़ रहा है। जी जी सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी। अब मेरा अनुरोध है जालो राजस्थान से हमारे साथ जुड़े माय भारत वॉलंटियर श्री सुनील कुमार केला जी से कि वे अपना अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साझा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री सुनील जी नमस्ते। राम राम सर, राम राम सर। राम राम। सुनील जी बताइए, पहले अपने बारे में बताइए और फिर आपने कहां और किस गांव का दौरा किया उसके विषय में जरा बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हूँ सुनील रमेश कुमार केला, राजस्थान री गौरवशाली धरती सु एक माय भारत वॉलंटियर हाँ। અને આપણો ઘણો ઘણો આભાર વ્યક્ત કરા હા कि आपने मारे जड़ा कितना युवा ने सीमावर्ती गांव में जाननो, देखनो, ओथाली चीज रो महसूस करनो अवसर नो। सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के सारे युवाओं की तरफ से कि पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत आपके जो दूरस्थ गांवों में जो मेरे जैसे जरूरतमंद युवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसमें निकली है, और साथ में हमें लाभ मिला इस विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। मैं राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से हिमाचल प्रदेश के धारचांगो उपरेला गांव में गया था। जी नहीं, आप पढ़ाई क्या करते हैं, क्या प्रवृत्ति क्या करते हैं, इसके साथ जुड़ने का अवसर कब से आया? इस कार्यक्रम के पहले कोई कार्यक्रम किया था क्या माय भारत में? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इससे पहले मैं अपने यूथ पार्लियामेंट के अंदर जा चुका हूं एक बार, और इसका जो अवसर है मुझे माय भारत पोर्टल से मिला। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे सीधे मेल आईडी और फोन पे मैसेज आया कि एक विकसित वाइब्रेंट विलेज नाम का प्रोग्राम होने जा रहा है जिससे आप सीमावर्ती गांवों का दौरा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए और मेरे जैसे अनेक युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां पे जाएं और अपने भारत को गहराई से समझें। अच्छा सुनील, आप तो स्वयं ही सीमावर्ती गांव से हैं। ऐसे में अपने गांव और जिस गांव का आपने भ्रमण किया वहां क्या समानताएं और विविधताएं, विभिन्नताएं, क्या क्या महसूस किया आपने? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लोकेशन तो चाहे अलग हो सकती है लेकिन दोनों जगह पे एक चीज समान थी, वो अपने देश के प्रति प्रेम का जज्बा, वहां के लोगों की बहादुरी जो हम राजस्थान में देखते हैं। दूसरी चीज, वहां पे उन लोगों का जो अपनापन है, जो डाउन टू अर्थ वहां के लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से हमारा स्वागत किया, हमें वहां पे रखा, वहां का खाना खिलाया, और ये सारी चीजें हमें समानता की तरफ दिखती है। और विभिन्नताएं तो ये है कि हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड से निकल करके सीधे हिमाचल के 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर गए हैं, तो लगा कि लाइफ का सीन किसी ने बदल दिया हो। लेकिन उन लोगों ने हमें ऐसा रखा कि हमें लगा ही नहीं कि हम अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर आए हुए हैं। अच्छा, आप जब वहां थे तो वहां से अपने परिवार के साथ संपर्क करते थे? जी माननीय प्रधानमंत्री जी,
हमने लगभग समझे कि रोज का ही था हमारे जहाँ कैंप लगा हुआ था वहां से घर पे वीडियो कॉल करके और घर वालों को बताते थे कि ये हमारे पास से जहाँ हम होम स्टे में रुके थे उसके पीछे जो नदी बह रही थी सतलुज, तो उसका व्यू हम रोज अपने घर वालों को बताते थे कि ये व्यू है। यहाँ की जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके बारे में बताते थे कि कैसी पढ़ाई चल रही है वहाँ पे। वहाँ के जो जन औषधि केंद्र हैं, अस्पताल है, वहाँ का हमने बताया। जो खेल मैदान थे, जब वहाँ खेलने गए थे टूर्नामेंट, तो उसके बारे में हमने अपने घर पे वीडियो कॉल से बताया। वहां से अपने दोस्तों को कोई फोटो वोटो भेजी थी क्या? रोज रेगुलर फोटो भेजते थे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पोस्ट करते थे, तो सारे लोग पूछने लगे कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और आपने यहाँ पे जाने के लिए क्या यूज किया है। तो हमने उनको बताया कि माय भारत पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करके और क्विज कंपटीशन जीत करके जो मेरा नंबर लगा है, जो मुझे चयनित किया गया है, वहां से उस माध्यम से मैं वहां पे पहुंचा हूँ। सुनील जी कहते हैं कि भ्रमण से भ्रम मिटते हैं, भ्रमण से भ्रम मिटते हैं। मैं ये योजना चाहता हूं कि भारत के बॉर्डर विलेजों को लेकर आमतौर पर जो लोगों के मन में भ्रम होते हैं, आपको भी शायद जाने से पहले रहे होंगे, आपको अगर कोई पूछे कि भाई वहां जाने के बाद पहले की आपकी सोच, पहले के जो भ्रम थे, उसमें क्या क्या भ्रम मिटे होंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब हमारी ब्रीफिंग नहीं हुई थी तब तक हमें ऐसा लगा कि हम वहां जाएंगे तो रास्ते कैसे होंगे वहां पहुंचने के लिए, वहां पे रहने के लिए जगह कैसी होगी, खाना कैसा मिलेगा, लाइट होगी या नहीं होगी, हमारा फोन चालू होगा कि नहीं होगा। ये सब चीजें बहुत सारी हमारे दिमाग में थी, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी हमने आज पुराने वीडियो देखे हैं तो उसमें हमें ऐसा लगा कि वहां पे सुख सुविधाएं बाकी भारत से अलग है। क्योंकि मैं राजस्थान से रहता हूँ और एक बड़ा स्टेट है, बड़ा राज्य है, यहाँ लोग भी बहुत है और बाहर से लोग आते भी बहुत है। तो मुझे लगा कि बॉर्डर विलेज जो पहाड़ों के बीच में आया हुआ गांव है, वहां पे जाके कैसा होगा। लेकिन जब मैं वहां पे पहुंचा तो वहां की सड़कें हमारे राजस्थान की सड़कों को टक्कर दे रही थी। और जिस ड्राइवर भैया के साथ हम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, तो उन भैया ने हमें बताया कि आप जिस गाड़ी में अभी बैठ के गाने सुनते हुए मजे से जा रहे हो, यहाँ पे कुछ समय पहले तक खड्डे ही थे, बड़ी गाड़ियां आ जा नहीं सकती थी, और अब इतने शानदार हाईवे बन रहे हैं कि हमारे घर के बाहर ही सड़क आ रही है। क्योंकि हम 3 दिन बेस कैंप में रहे थे और वहां से निकल करके हमारी जो ब्रीफिंग हुई और उसके बाद हम वहां से निकल करके जहाँ अपने अपने गांव में जा गए, जैसे मैं चांगो गांव में गया था, तो उस गांव तक के लिए हमें जो मन में कल्पना थी कि हम जाएंगे, जहां तक रास्ता जा रहा है वहां तक गाड़ी में जाना और फिर उतल करके ट्रैकिंग करके और हम अपने गांव जाएंगे। तो जैसे ही हमारी आंख खुली उस बस में से, गाड़ी में से, तो हमने देखा कि हमारी जो बस रुकी हुई है वो जस्ट हमारे होम स्टे के बाहर ही रुकी है। तो वो कभी हमने विचार नहीं किया था। वहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके ही समय में उन्होंने आजादी के बाद पहली बार वहां से बिजली से बल्ब जलते हुए देखा है। उससे पहले जब भी अंधेरा होता था तो वो अपने घर से बाहर नहीं जाते थे। और हम वहां गए तो हमने रात में वहां पे बैडमिंटन भी खेला रात के समय। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया माननीय मोदी जी, कि वहां पे हर जगह पे सोलर प्लेट और लगी हुई है जहां से वो लोग बिजली यूज करते हैं। हमारे राजस्थान में मैंने बहुत सारी सोलर प्लेटें और पवन चक्कियां देखी है और रोज देखते भी हैं हम लोग, लेकिन वहां हमने देखा तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारे माननीय मोदी जी की सोलर ऊर्जा से प्लेट बनी हुई है। अब उनको ये नहीं पता कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत ये सारी सुविधाएं अब हर वहां पे आम जन को मिल रही है। अच्छा सुनील जी, अभी भी उन लोगों से कोई संपर्क रखते हो कि आते ही भूल गए उन लोगों को और वो आपको भी भूल गए? नहीं। जैसा पहले निकिता बहन ने बताया है, चूंकि हमारा होम स्टे एक ही था, तो सुभाष जी और शकुंतला जी से आज भी संपर्क बना हुआ है। और सिर्फ वो गांव नहीं, हिमाचल में हमारे जो वॉलेंटियर थे, जो चंबा से थे, हमीरपुर से थे, अलग अलग कसोल से थे, तो उन सब से आज भी संपर्क बना हुआ है। और उनको मैं स्पेशली इनविटेशन देके आया हूं कि आप हमारे राजस्थान में आइए, क्योंकि आप भी सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं, और हमारे राजस्थान के जैसलमेर में आइए, तनोट माता मंदिर के दर्शन कीजिए, बाड़मेर में आइए। और आपके माध्यम से एक बार फिर मैं उन सबको निमंत्रण देना चाहूंगा कि आप आइए कृपया करके राजस्थान में। हमारे धोरों की जो आज इस कार्यक्रम में आपके गांव के लोग भी जुड़े हैं क्या, वहां के वाले? जी, जुड़े हुए हैं। अच्छा सुनील जी, आपसे बात करके लगा
कि सीमावर्ती गांव चाहे राजस्थान का हो, कश्मीर का हो, हिमाचल का हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का, हर जगह का युवा एक ही तरह से सोचता है। हमारे सीमावर्ती गांव के लोग भौगोलिक तौर पर भले ही दूर दिखे, पर भावनात्मक तौर पर देश से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। इसी सोच के साथ हमने सीमावर्ती गांवों को देश का पहला गांव बनाया। वरना आपने तो अनुभव किया होगा, आजादी के बाद तो उन्हें आखिरी गांव कहकर छोड़ दिया गया था। Those who were last in priority earlier are now the first. आइए अब देखते हैं देश के किस हिस्से का युवा हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध है हैदराबाद तेलंगाना से हमारे साथ जुड़ी चित्तूर की माय भारत वॉलंटियर भव्यश्री जी से कि वे अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। నమస్కారం గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారు, నా పేరు భవ్యశ్రీ. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరు జిల్లా తరపున మై భారత్ भव्या गारू। గారిని. ఎస్ ఎస్ हाँ भव्या गारू, बताइए। वेरी गुड इवनिंग। पहले अपने बारे में बताइए, फिर किस गांव में जाना हुआ, आपको आज सिलेक्शन कैसे हुआ, जाने से पहले मन में कितनी दुविधाएं थी, क्या डर था, वो बताइए। Okay, sir. I'm the person who always learn beyond the academics, and I am always curious to learn new things, sir. That's how I connected with My Bharat and participated in every quizzes, and I got selected in Viksit Vibrant Village program. That was the greatest moment in my life, and where I created so many memories. And here, while starting from my native place Chittoor, there was some fear inside me, like the lifestyle there was very new, and the climate, food, culture, tradition, whatever it is, very new to us. But after reaching Harshal Valley in Uttarkashi, the interaction with the people and the warm welcoming of the officials was completely changed my perspective. And we also interacted with ITBP officials also. So here we interacted with them, and I saw their discipline, humility, and dedication, commitment towards the nation, which made me proud to be an Indian, sir. And here we just met a local people, like in Harshal Valley, though such a cute and sweet people they are. They welcomed with a lot of they took care and shown love to us, and they just gave me an aloo paratha, which was very new to us, and we just saw new type of foods there, and we had different cultural activities also, sir. At the same time, and we had a convo with some ITP My Bharat officials there, where they took care of us, and we stayed in one homestay in Mukwa, where the birthplace of Ganga Ma. The interaction with them, people staying home, that was very nice to us. It touched my heart, sir. Just in these 7 days, we felt like I am staying in my home only. भव्या गारू, पिछले साल मार्च में ही मैं उत्तराखंड के मुखवा गांव गया था। Oh. और अब तो आप देख करके आई हो, सचमुच में बहुत ही खूबसूरत गांव है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने गांवों में अपनी उम्र के युवाओं के साथ मुलाकात की? उनसे किस तरह की बातें, उनकी क्या जिज्ञासाएं थी, क्या जानना चाहते थे? Yes, sir. Before that, I want to share that one thing in this beautiful part of this program was we met different young people from different states. We spoke different languages and came from different culture. But within few days, we became close friends and like a family. Here we came as strangers, but left as a one family, sir. That is the real vibe of India. And at the same time, here people often say India is diverse. But in this journey, I really felt it, sir. And coming to the youth in Harshal Valley, we met different people through My Bharat registration drive.
here they interacted with us and they treated me like their own sister, sir. And they just they shown love to me and just give some flowers to me also. And we just interact with them and they asked me that how you came here and what was the process. And I explained about My Bharat to them because I have personal experience from my friends, sir, because we visited so many places in these 7 days of program. And I shared the pictures, beautiful landscape of Neelang and Jadung Valley, beautiful apple orchards. I shared the pictures in my Instagram and it has huge response from my friends. And here that was created major FOMO from, like they started fear of missing out and started like, how you went? And I just explained about My Bharat and someone said, how lucky you are, and said, I am so jealous of you, Bhavya. You left without us. Like that, the people are messaging me. And I said, I just shared the link to you, but you are not showing interest. But now, they are, after this thing happened, they just log into My Bharat also and said, next time I will came with you, sir. This is the interaction we had with youth and my friends also, sir. आंध्र में तो ठंड होती नहीं है, वहाँ तो ठंड बहुत होगी। उस ठंड में कैसे रहना हो गया? इट मस्ट बी वेरी कोल्ड देयर। और दूसरा, वहाँ सूरज बहुत जल्दी निकलता है, सनराइज बहुत जल्दी होता है। तो कैसे मैनेज कर रही थी आप? Yes, sir. We are the people living in 30 to 40 degree of Celsius. But here in Harshil Valley, it was 5 degrees Celsius, sir. We just feel there was a little bit fear inside me. How are we gonna survive there? And after reaching that, but some of the My Bharat officials give some kit to us to jacket, whatever it is, and there was the different type of clothes was there, sir, to wear. And but it's not there is not that much different, because there is some bed sheets and cloths which was made by woolen, and also visited some handlooming places where the woolen crafts did happen. It was such a great thing, and we just wear gloves, caps, socks. We just became like one army man, like jacket full of green color jacket and full of gloves and trekking shoes, whatever it is. It made us so warm, sir. भव्य गारू, आपके हिसाब से उन लोगों का लाइफस्टाइल आप लोगों से कैसे अलग था? आपने क्या ऑब्जर्व किया अबाउट देयर लाइफस्टाइल? Yes, sir. So here we are the people, we feel sad for little things, but after the 7 days program, here we just visited different villages like Mukhwa, Dharali, Bhagori. We interacted with the people. They are so humble and down to earth, and they just shown love, care, and with a smile. Always they are smiling like that. And we visited Dharali also, where the landslide occurs. And I interacted with one of the people. Like, it was very hard to live here, right? How you are living, it was happening, landslide was continuously happening, right? So how you are staying here, like that I asked it. They just answered me with a smile. It will happen, but if we will go from here. It was a native place of us. It was the birthplace of us. If we leave, then who will stay here? Like that they answered. At that time, I realized that how people are so confident here. There are hardships, so many hardships are there, so many things are happening, but they are staying here with lot of confidence. That's the thing I learned from them, sir. अच्छा, वहाँ के लोगों का डांस बहुत स्लो होता है और बहुत रिदमेटिक होता है। आपने डांस वगैरह सीखा क्या? डांस स्लो అక్కడికి డాన్స్ చాలా స్లో ఉంటుంది, రిథమ్ ఉంటుంది. Yes, sir. The dance was very slow, and in our last day we had cultural activities also. Here we saw some of the cultural activities. The Gadwali song they played, and some of did dance for that. It was like slow motion. First we felt like why these people are just moving like that. After that we sync with rhythm. It was feel like very good dance. In our state we had and I'll say in Telugu it was a Natu. Like full we will dance with full of josh and we just get tired. But there it was slow motion with a rhythm, sir, which felt like meditation.
and peaceful thing. We just felt like we just went to dream and we just seeing like that only. There is no that much hard and not like that. And just we are like dreaming and seeing them. They are just dancing like with a slow motion. We are also dancing with like that. भव्या गारू, आपसे बात करके ये भावना और सशक्त हुई है कि मेरे देश के युवा के लिए सबसे पहले देश है. The way you have upheld the spirit of एक भारत श्रेष्ठ भारत will inspire others. अच्छी बात यह है कि आपने खूब मौज मस्ती की. सही में आपकी रील्स देखकर तो आपके आंध्र प्रदेश वाले दोस्तों फूंगों में आ गए होंगे. ऐसे ही हमेशा प्रसन्न रहे. बहुत बहुत बधाई. चलो अब और किसी से बात करते हैं. किससे बात करनी है अब? बहुत धन्यवाद भव्यश्री जी. अब मेरा अनुरोध है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से हमारे साथ जुड़ी माय भारत वॉलंटियर सयंतिका मिस्त्री जी से कि वे अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करें. Namaskar to Honorable Prime Minister Sir. My name is Sayantika, a proud My Bharat volunteer from the very beautiful Andaman and Nicobar Islands. सयंतिका, अभी तक जितने लोगों से मैंने बात की, मुझे लगता है आप यंगेस्ट वन दिखती हो. सबसे छोटी हो आप. Sir, I am 21. अच्छा सयंतिका, आपके विषय में बताइए. और दूसरा, आप किस गांव में गई, कैसे गई, कितना कठिन था वहां पहुंचना? जी सर. सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने माई भारत पोर्टल जैसे एक वन स्टॉप सोल्यूशन के बारे में सोचा, जिसमें मेरे जैसे 2.5 करोड़ युवाओं को मौका मिला कि वो खुद भारत की, अपने देश की आवाज बन सके. और इसी के अंतर्गत इस साल हुए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के अंतर्गत मुझे मौका मिला बॉर्डर विलेजेस में जाने का, और मुझे मौका मिला बहुत ही खूबसूरत मान विलेज में जाने का जो लद्दाख में है. सर, 0 फीट से अचानक 17,000 फीट जाना मेरे लिए एक बहुत ही नया अनुभव था. और वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन भी हमसे बहुत अलग और बहुत हार्श थी. और हमें एक्लिमेटाइजेशन के लिए 5 दिन दिया गया था. और एक्लिमेटाइजेशन के पहले दिन मैं थोड़ी बीमार हो गई थी, पर माई भारत की टीम ने, जी सर, पर माई भारत की टीम ने और आईटीबीपी के जवानों ने मेरा बहुत ध्यान रखा. और इसी में से मैं एक छोटा दिल को छू जाने वाला इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी. जब मैं बीमार हुई, मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा था एक्यूट माउंटेन सिकनेस के कारण. तब मुझे आईटीबीपी के हॉस्पिटल लेकर जाया गया 5th बटालियन से. तब सर मैंने वहाँ डॉक्टर को, आईटीबीपी के डॉक्टर्स को कॉन्वर्सेशन करते हुए सुना अपने ही जवानों से कि हम आपकी बाद में चेकअप करेंगे, पहले हमें इस बेटी को ठीक करना है जो हमारी मेहमान बनकर आई है. इससे मुझे पता चला कि हमारे आईटीबीपी के जवान ना सिर्फ हमारी बॉर्डर की रक्षा करना जानते हैं, बल्कि उनके मन में उनके देशवासियों के लिए भी कितना प्यार और कितना केयर है. सयंतिका, आपने अंडमान निकोबार से लद्दाख तक की यात्रा पूरी की. एक द्वीप से 17,000 फीट तक की यात्रा का अनुभव, एक प्रकार से जमीन से शिखर तक जाना. आपके लिए अंडमान का जीवन, वहां के लोगों की कठिनाइयां, ठंड का मौसम, बहुत पतली हवा, आपको कैसा लगा, क्या अनुभव किया? सर, मैंने लद्दाख में जाकर ये अनुभव किया कि मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ डेली लाइफ कितना आसान है. और लद्दाख जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, लो एयर प्रेशर की वजह से. और वहाँ जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ पर हर रोज अपने बॉडी को अडेप्ट कर पाना सर अपने आप में ही एक अचीवमेंट है. सर, इसके अलावा मैं जरूर कहना चाहूंगी कि क्लाइमेट की चिंता तो हमें थी ही,
पर लद्दाख जाने से पहले, बॉर्डर विलेजेस जाने से पहले हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी थी कि वहाँ पे इंटरनेट अच्छी नहीं मिलेगी, वहाँ सड़कें अच्छी नहीं होगी, तो हमने उस तरह से तैयारी कर कर हम बॉर्डर विलेजेस में गए थे। जैसे मेरे माता पिता ने मुझे कैश दे दिया था कि वहाँ पे जरूर कैश की जरूरत होगी क्योंकि इंटरनेट सेवा नहीं है तो यूपीआई वहाँ नहीं चलेगी। पर वहाँ जाकर मैं आश्चर्यचकित थी देखकर कि उन बॉर्डर विलेजेस को, जिन्हें लोग लास्ट विलेज कहते हैं, वहां पर सिर्फ इंटरनेट की अच्छी सुविधा मिल रही थी और हमने यूपीआई पेमेंट भी किया वहां पर। अब हम उसको प्रथम गांव कहते हैं, अब हम उसको लास्ट विलेज नहीं कहते हैं, फर्स्ट विलेज कहते हैं जी। तो वहां आपने यूपीआई किया? जी सर, वहां में मैंने यूपीआई किया। वहां के लोग यूपीआई के जानकार है, करते हैं यूपी का उपयोग? जी सर, बिल्कुल जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है। हमारे ही जैसा वो भी यूपीआई का इस्तेमाल, क्यूआर कोड रखते हैं, इवन वाईफाई भी रखते हैं कुछ कैफेज और होटल्स में। तो फिर तो आपको वाईफाई मिल गया तो फिर तो आप अपने में ही खो ही रही होगी। बिल्कुल नहीं सर, मैं वैसे उतना फोन देखती नहीं हूँ और वहाँ के वादियों में मैं तो बिल्कुल खोस ही गई थी वहाँ के प्यारे प्यारे लोगों के साथ। ज्यादातर मैंने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया और वहाँ के बच्चों के नाम भी सर बहुत प्यारे प्यारे और यूनिक से थे। मैं शेयर करूंगी, मुझे कुछ बच्चों के नाम याद है, गास्केट, डिस्केट, ढोलकर, नामयाल, तेंजिंग, ये सारे मेरे वहाँ बच्चे दोस्तों के नाम हैं जो मैंने बॉर्डर विलेजेस में बनाए। उन बच्चों के मन में सवाल क्या था? पूछते होंगे तुम ये समुद्र कैसा होता है, तुम अंडमान निकोबार से आई हो? जी सर, वो बच्चे जानना चाहते थे कि हम कहाँ से आए हैं। सर, जब मैं मान विलेज के प्राइमरी स्कूल में गई थी तब उनके क्लास में उनका क्लास बहुत सुंदर था, प्यारे प्यारे पेंटिंग्स बने हुए थे दीवार पे और उसमें एक भारत का मैप भी था। पर सर, मैंने वहां नोटिस किया कि हमारे अंडमान एंड निकोबार का मैप वहां में नहीं था, तो मैं उन्हें दिखा नहीं पा रही थी कि देखो यहाँ में अंडमान होता है। फिर मैंने उन्हें समझाया, ये जो यहाँ में समुंदर है भारत के नीचे, यहाँ में हमारा अंडमान है। और मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी सर। एक बच्ची को मैंने पूछा कि क्या आप अंडमान आओगी जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो उस बच्ची ने बोला कि अंडमान आऊंगी मैं, मुझे बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, मुझे पता है, पर मैं अंडमान बड़ी होकर जरूर आऊंगी। तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे सर वहां पर। क्या सयंतिका, क्या आपने सीमावर्ती गांव में, क्योंकि गांव के लोग हर चीज बहुत सामूहिकता से करते हैं, सब मिलजुल के करते हैं, ऐसे कोई अनुभव आए कि जिसमें आप कह सकते हो हाँ, बड़ा एक सामान्य रूप से नीचे हमें बहुत कम दिखता है, शहरों में बहुत कम दिखता है, लेकिन वहां आपको अनुभव आया हो? जी सर, मैंने कई सारी ऐसी चीजें वहां ऑब्जर्व करी जो ये दिखाता है कि वहाँ की कम्युनिटी स्पिरिट कितनी स्ट्रांग है। वहां में सर हमें लकीली एक शादी देखने का मौका मिला जहां में हमने देखा, अनलाइक हमारे सिटीज जहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट देकर शादी करवा लेते हैं, होटल बुक करवाकर, वहां के सभी लोग मिलकर खाना बना रहे थे, वही चेयर लगा रहे थे, वही सब कुछ सजा रहे थे। इसके अलावा जहाँ जो लोकल मोनास्ट्रीज होते हैं उससे भी वहाँ के लोकल्स काफी कनेक्टेड होते हैं और उसमें जो भी इवेंट होता है, जो भी उनका होता है रिलीजियस, वो सब मिलजुल कर करते हैं। इसके अलावा एक और इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी जो मैंने खुद तो नहीं देखा पर वहाँ के नंबरदार से सुना है सर। एक बार एक टावर जब गिर गई थी तब गांव वालों ने किसी अथॉरिटी की वेट किए बिना मोबाइल टावर जी सर जी सर। तो मुझे ये सुनने को मिला कि गांव वालों ने बिना किसी अथॉरिटी के वेट किए खुद ही आपस में ये डिसाइड किया कि वही टावर को खड़ा करेंगे। और बस इतना ही नहीं सर, मुझे तो अंदाजा नहीं है पर शायद कुछ बैटरीज की जरूरत होती है टावर के लिए और उन लोगों ने साथ मिलकर उन बैटरी के लिए एक वेयर हाउस भी खुद से बनाया मिलकर। अरे वाह। जी सर, तो ये थी वहाँ के लोगों की कम्युनिटी स्पिरिट, इससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। सयंतिका, निश्चित तौर पर ये यात्रा आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालेगी। जी सर। When you share joy, it multiplies. आप जब अपने घर के लोगों से बातें करें, अपने दोस्तों से बातें करें, स्कूल कॉलेज में शायद इस अनुभवों को शेयर करें, तो इसके विषय में कुछ न कुछ लिखते रहना चाहिए। इन अनुभवों को एक किताब के रूप में, आर्टिकल के रूप में और औरों में भी जागरूकता फैलानी चाहिए कि देश कितना विशाल है, देश के लोगों की भावना कैसी है। और आपकी यात्रा ने जिस प्रकार से आपको मन को देश के प्रति लगाव
पैदा करने वाला, देश का एक अनुभव करने वाला, इन बिल्कुल सारी सर। चीजों को आपने शेयर करना चाहिए, औरों को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई। आइए सर, अब एक देखते छोटी सी हैं रिक्वेस्ट देश के करना किस हिस्से चाहूंगी। से हम जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयंतिका। और अब मेरा अनुरोध है जौनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े माय भारत वॉलंटियर आशीष सोनी जी से कि वे अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते आशीष जी। मैं आशीष सोनी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक गर्वित वॉलंटियर हूँ। मैं शक्तिपीठ माँ शीतला के पावन धरातल से हम सब के चहेते और हम सब युवाओं के फ्रेंड्स माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ। आपको भी प्रणाम। सर, सबसे पहले मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बार बजट निर्माण की प्रक्रिया में युवा की आवाज को महत्व दिया तथा उनके विचारों और सुझावों को भी इंक्लूड किया। यह कोई आम बजट नहीं था, यह बजट युवा भागीदारी और युवा के प्रति आपका विश्वास था। सर, आशीष जी, एक तो आपके विषय में बताइए और दूसरा आपका किस गांव में जाना हुआ। सर, मैं अभी करंटली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। सर, मुझे हिमाचल प्रदेश के स्पीति के काजा खास में जाने का मौका मिला। सर, जब मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा को पता चला कि मुझे हिमाचल में जाना है तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो बता रहे थे कि एक वक्त था कि हमें किसी से बात करना होता था तो बार बार टेरेस पे जाना पड़ता था, नेटवर्क ही नहीं आते थे। सर, जब मैं स्पीति पहुंचकर 14,000 फीट की ऊंचाई से उन्हें वीडियो कॉल करता हूं तो इनकी आंखों में एक चमक और चेहरे पे आश्चर्य दिखाई देता है। उस समय मुझे लगता है सर कि माई भारत ने दो पीढ़ियों को जोड़ दिया है। एक वह पीढ़ी जिसने संघर्ष देखा और एक वह पीढ़ी जो परिवर्तन को देख रही है। तो टेक्नोलॉजी ने हिंदुस्तान के हर कोने तक अपना साम्राज्य बिछा दिया है। यस सर। अच्छा आशीष जी, जी सर, सिक्किम के दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर का आपने कोई उपयोग किया? यस सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस जब सिक्किम पर पहुंचा तो सर मुझे लगा कि लोकेशन आउट ऑफ कवरेज हो गया है, बट यह देश आउट ऑफ कनेक्शन नहीं होता सर। मैंने स्पेशली अपने फ्रेंड प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने बताया कि सर, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार करता हूं कि आप हर दिन युवाओं को एक नया अवसर देते हैं कि जिससे यह युवा विकसित भारत का नेतृत्व कर सके। वहां से मैंने अपने परिवार को, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर और अपने डीएम सर को पत्र लिखा। सर, मुझे वहां पे ऐसा फील हुआ कि यह देश मेट्रो एयरपोर्ट से ही नहीं कनेक्टेड है, यह देश उस छोटे छोटे पोस्ट ऑफिसों से भी कनेक्टेड है जो अपने तिरंगा की तरह अडिग खड़े रहते हैं। सर, सिक्किम के पोस्ट ऑफिस से हम देश के किसी कोने में अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। सर, वहां मुझे बस एक गीत ही याद आ रहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आशीष जी, दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस में जाना ये अपने आप में जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। क्या आपने वहां खड़े होकर कोई सेल्फी ली, फोटो लिए, उस डाकघर के फोटो अपने दोस्तों को भेजे? आपके जीवन की वो यादगार घटना को आपने कैमरा में कैच किया क्या? सर, मैंने बहुत सारी फोटो लिए, रील्स बनाई, ब्लॉग्स भी बनाया और सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया और माई भारत गवर्नमेंट ने उसको सर रिपोस्ट भी किया है। नहीं, उस डाकघर का? जी सर, मैंने लिया। हाँ। बहुत सारे फोटो बनाए सर, ब्लॉग्स बनाए, रील्स बनाई। अच्छा आशीष, जब आपने इस सीमावर्ती गांव में, और वहां भी कहते हैं कि अब तो हर गांव में डिजिटल पेमेंट पहुंच गया है, शायद वहां यूपीआई का भी पेमेंट हुआ होगा, वो भी कभी अनुभव आया क्या? सर, और मेरे लिए ये जैसे आपको लगा कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है,
पहले आपके गांव में छत पे जाते थे तब कनेक्शन मिलता था, कनेक्टिविटी मिलती थी, वहां आपको फेसबुक पर बात कर पाते थे, वीडियो कर सकते थे। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन का हमारा काम जो चल रहा है उसका वहां क्या अनुभव है? सर मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात ये रही कि 14,500 फीट की ऊंचाई पर क्यूआर कोड से पेमेंट करना। सर जहां सांस लेना मुश्किल था, ऑक्सीजन की कमी थी, वहां पे डिजिटल इंडिया पूरी सहजता के साथ चल रहा था। मैंने डिजिटल इंडिया को बस एक मिशन ही नहीं समझा सर, डिजिटल इंडिया एक ऐसा मिशन है जो देश के कोने कोने में लोगों का विश्वास बना हुआ है। अच्छा, आने के बाद आपके दोस्त आपको क्या पूछ रहे हैं और आप क्या बता रहे हैं? सर आने के बाद सबने पूछा कि कैसे गए, क्या हुआ, फिर मैंने माई भारत के रजिस्ट्रेशन के बारे में उनको बताया। सर मैं आपसे एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहता हूं कि सर मुझे सेल्फ हेल्प ग्रुप में माताओं बहनों से मिलने का मौका मिला। जब मैं वहां पर पहुंचा तो सर मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का भविष्य लिख रही है। किसी के हाथ में फोन है, वो डिजिटल माध्यम का प्रयोग करके अपना सामान बेच रही है, कोई माताएं बहनें होम स्टे चला रही हैं, और सर ये वहां सी बख्तून की खेती होती है, कोई सी बख्तून से एनर्जी ड्रिंक बना रही हैं। मैंने उन सब के साथ मिलके बैठ के सर उन्हें पीएम मुद्रा योजना के बारे में बताया, दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में बताया कि किस इस सब गवर्नमेंट स्कीम का वो प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट कर सके सर। और मेरे लिए सबसे अच्छा ये था कि सर मैं चीचम ब्रिज पर गया। 2017 के पहले चीचम ब्रिज बना सर। 2017 के पहले कोई भी कनेक्टिविटी किब्बर गांव से और चीचम से कुछ नहीं था सर। वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जब वो ब्रिज बनाया, आज किब्बर और चीचम गांव की कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से हो गई है। वहां पे टूरिज्म सर बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से बूस्ट हो रही है, और सर वहां पे नाइट टूरिज्म का स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि रात में सर वहां पे जो तारे हैं बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। शॉपिंग वगैरह किया कि नहीं किया? हाँ सर, बहुत शॉपिंग किया, डिजिटल पेमेंट किया। क्योंकि मैं देश के सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आप कहीं यात्रा पर जाएं, कहीं टूरिज्म पर जाएं, तो ये हमारा जिम्मा है कि हमारा टोटल जो खर्च है, बजट यात्रा का या प्रवास का या टूर का, ट्रैवल का पूरा खर्चा घर से निकले तब तक, उसका कम से कम 5% पैसा स्थानिक लोगों से कुछ न कुछ खरीदना चाहिए, कुछ न कुछ खरीद के लाना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले और उनकी पहचान हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचे, और इसलिए खरीद जरूर करना चाहिए। चलिए आशीष जी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, सभी नौजवानों से बात कर करके। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। शायद अभी भी कुछ कार्यक्रम बाकी है, मैं इंतजार करता हूं क्या सूचना आ रही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी अभी हमने जो सुना वह मात्र एक साधारण संवाद नहीं था, बल्कि वह हमारे युवा साथियों के देश की सीमाओं के साथ प्रथम साक्षात्कार की स्मृतियां थी। और सर, यही तो वह भावना है जो विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की नींव है, जहां आपने ठान लिया है कि सीमा पर बसा हर गांव अब आखिरी गांव नहीं, बल्कि देश का पहला प्रहरी और विकसित भारत का पहला द्वार बनेगा। तो युवा साथियों, इस मिशन को नई ऊंचाई देने के लिए अब उनके शब्दों का इंतजार है जो देश के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए मैं अत्यंत आदर, गर्व एवं सम्मान के साथ हम युवाओं के मित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके प्रेरणादायी संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हैं। साथियों, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनसुख मांडविया जी, मंत्री रक्षा खड़से जी और देश भर से जुड़े सभी मेरे युवा साथियों, आज का एक कार्यक्रम बहुत विशेष है। देश भर के करीब 250 जिलों के युवा साथी इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कुछ साल पहले
हमने मेरा युवा भारत माय भारत मंच बनाया था। आज इससे देश भर के करोड़ों युवा जुड़े हैं और आज पूरे देश में माय भारत के युवा साथी बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। विकसित भारत डायलॉग से लेकर विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तक आप सभी ने अपना सामर्थ्य बखूबी दिखाया है। साथियों, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दौरान मैंने एक विचार युवाओं के सामने रखा था। विचार यह था कि क्यों न युवा साथी वर्चुअल माध्यम के बजाय जमीन पर उतरकर भारत को जाने, भारत से जुड़े, भारत को जीने की कोशिश करें, भारत को समझें। भारत के गांवों में विकसित होने के लिए कितनी आकांक्षाएं हैं, ये गांवों में जाकर पता चलती है। और हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग जिलों के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें। वहां लोग कैसे रहते हैं, खान पान कैसा है, कामकाज, संस्कृति, जीवन व्यवहार, ये सारी बातें क्या है, चुनौतियां क्या है। देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा, वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ। आप सभी एक सप्ताह तक इन दूर सुदूर के गांवों में रहे। अननोन जगह थी आपके लिए। आपने वहां के जीवन को जीने की कोशिश की, आप उसके अंदर घुल मिल गए, अपनी संस्कृति को वहां की संस्कृति के साथ जोड़ा, कनेक्ट किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इसमें, और इससे उत्तम उदाहरण शायद ही कोई और हो सकता है। साथियों, आज का ये कार्यक्रम मेरे लिए बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि जब मैं सरकार और राजनीति के जीवन से दूर था, तब मैंने ऐसे सीमावर्ती गांवों में कई बार जाने का मुझे अवसर मिला है। वहां के लोगों से मेरी जान पहचान भी रहती थी। कई गांवों के साथ तो मेरा संपर्क बहुत लंबे समय तक बना रहा था। जब सरकार में आया तो भी मैं सीमावर्ती गांवों में मौका मिलते ही जरूर उस मौके को छोड़ता नहीं हूं। आप सबको पता है, दिवाली का त्योहार तो मैं सीमा पर जाकर के, बॉर्डर पर जाकर के अपने देश के सुरक्षा
करने वाले हमारे वीर सैनिकों के साथ ही मनाता हूं। और ये क्रम तो मेरा 25 साल से चल रहा है। अभी इस यात्रा का हिस्सा रहे जिन साथियों से मेरी बात हुई, उनमें से भी कई गांव ऐसे हैं जहां मैं पहले जा चुका हूं। और आप जब वहां का वर्णन कर रहे थे तो मुझे वो पुरानी सारी चीजें नजर आ रही थी। मेरी तरह आप सबका भी अनुभव बहुत शानदार रहा। किसी ने ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का रोमांच बताया, कोई सीमांत गांवों के लोगों के स्नेह और अपनत्व से प्रभावित था, किसी ने वहां के बच्चों के सपनों को करीबी से देखा, तो कोई हमारी सेना के अद्भुत साहस और अनुशासन का साक्षी बना। यानी विकसित वाइब्रेंट विलेज का ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा। संयोग से आज कारगिल विजय दिवस भी है। आप में से अनेक साथियों ने कारगिल के आसपास के क्षेत्र को भी देखा। वहां कितनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हमारे शूरवीरों ने विजय का परचम लहराया था, ये भी आपने देखा है। मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए, शानदार अनुभव के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित गांव विकसित भारत की आधारशिला है। विकसित भारत के निर्माण की ये यात्रा लगातार चल रही है और इसमें आप सभी युवा साथियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है। ये युवा मन में देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है। साथियों, इस अभियान में आपने अनुभव किया होगा कि बॉर्डर के गांवों का जीवन कितना कठिन होता है, लेकिन हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था। संभव है कि आपने भी ऐसी अनेक कहानियां वहां के लोगों से सुनी होगी, पहले के हाल उन्होंने बताए होंगे। और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ी। इसलिए साथियों, हमारी सरकार ने इन सीमावर्ती गांवों को देश का प्रथम गांव माना। वो प्रथम गांव जहां सुबह की पहली किरण भारत का अभिवादन करती है और जहां आखिरी किरण गुड नाइट कह करके विदा लेती है, जहां सबसे पहले तिरंगा हवा से संवाद करता है, जहां से दुनिया भारत को पहली बार देखती है। ये सोच बदलने का ही परिणाम है कि आज हमारा सीमांत क्षेत्र बदल रहा है। कई गांवों में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची, पहली बार सड़क पहुंची,
पहली बार घर में नल से जल पहुंचा, पहली बार घर में गैस कनेक्शन पहुंचा। शहरों में ये सामान्य सुविधाएं लगती हैं, लेकिन वहां के लोगों के लिए ये जीवन बदलने वाली सुविधाएं हैं। इसके कारण वहां किसान, बागवान का जीवन बदल रहा है। फल सब्जी बड़ी बड़ी मंडियों तक पहुंचाने आसान हुए हैं। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण अब जीवन रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप चलता है। और आपने ये भी देखा होगा कि आज दूर सुदूर के इन गांवों में भी बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी है। आप जो साथियों ने बताया, कितनी खुशी से बता रहे थे। साथियों, ऐसी ही हर सुविधा का एक और फायदा हुआ है। आज इन क्षेत्रों में पर्यटन भी फल फूल रहा है। जो गांव वीरान पड़ गए थे, आज वहां फिर से चहल पहल होने लगी है। बेटियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, अच्छी पढ़ाई और अच्छी कमाई का माहौल भी बन रहा है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के इस विकास को और गति दे रहा है। साथियों, विकसित वाइब्रेंट विलेज की ये यात्रा सबको जोड़ने और सबसे जुड़ने का ही एक सशक्त माध्यम है। और अब आप सभी की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है। आपकी ये यात्रा यूनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन की यात्रा है। भारत का युवा जितना ज्यादा भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा, उतना ही वो भारत को सरलता से जानेगा, वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे। आप भी जरा याद कीजिए, इन गांवों के घर आपके लिए, देखा होगा आपने, कोई अलग गेस्ट हाउस नहीं था, कोई होटल नहीं थी। ये सिर्फ गांव, पूरा गांव एक प्रकार से मेहमान नवाजी कर रहा था। लेकिन आपने देखा होगा कि आपका सिर्फ गांव में रहना हुआ इतना नहीं, आपके लिए ये मुलाकात, गांव के जीवन से जुड़ने की यात्रा एक प्रकार से संस्कृति की पाठशाला भी बन गई। वहां आपको सुविधाओं से भी ज्यादा संतोष और सम्मान मिला। आप जो कुछ भी अनुभव करके आए हैं, वो किसी क्लासरूम में सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप सब ने जो अनुभव किया है, उसे आप अन्य युवाओं को शेयर कीजिए, उन्हें भी प्रेरित कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे युवा बॉर्डर के गांवों को विजिट करें। तो विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन छात्रों से संवाद करते हुए जो सीमावर्ती गांवों में गए, सीमावर्ती गांवों के लोगों की जीवन शैली समझी, वहां के युवाओं से संवाद किया और फिर आकर प्रधानमंत्री से वो अपना अनुभव यहां पर उनके साथ साझा कर रहे थे।